हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आजकल इस देश में ऐसा लगता है कि जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी का मौसम आ गया है। तो भाई अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो वक्फ के कानून में सरकार जो बदलाव करने वाली थी या सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था वक्फ के कानून में परिवर्तन लाने का, उस कानून को लेकर जो है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। और अब क्या हुआ है, सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जांच के लिए भी विपक्ष मांग कर रहा है कि एक और जेपीसी बनाई जाए, एक और संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। तो आज जो है हम इन आरोपों के बारे में तो पहले बात कर चुके हैं, वक्फ वाले कानून के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं हमारे चैनल पे। आई थिंक ललिता मैडम ने काफी विस्तार से बताया है आप लोगों को कि वक्फ वाले कानून में क्या क्या परिवर्तनों की बात की जा रही है। तो आज जो है अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, ये संयुक्त संसदीय समिति होती क्या है और मतलब क्या इसमें ऐसी क्या बात है कि भाई सभी विपक्ष जो है इसकी मांग करता है बार बार, ऐसा क्या खास बात इसमें होती है। तो अगले 10 मिनट में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि ये जेपीसी नाम की चीज जो होती है ये क्या होती है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, चलिए। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है प्रतिज्ञा 2.0, उस पर अभी चल रही है स्वतंत्रता दिवस की सेल। तो अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह बैच अभी पड़ जाएगा आपको मात्र 23,999 का, जो अब तक का इस बैच का सबसे न्यूनतम दाम है। 19 अगस्त से यह बैच शुरू हो रहा है, लेकिन सेल 15 तारीख तक है, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगाना है आपको। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें और सिलेक्शन बॉक्स यानी कि जिसमें स्टेशनरी होगी काफी सारी, वो सब आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और आपको तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ निःशुल्क होगा, वो आपको इसमें मिलेगा। और अगर आप लोग 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं, आप में से कई लोग होंगे जिनको 2025 में एग्जाम नहीं देना होगा, तो भाई 26-27 में देने वाले हैं, तो आपके लिए भाई ये वाला बैच है। 21 तारीख से शुरू हो रहा है सेल, इस पे भी 15 अगस्त तक है। एजे लाइव कोड लगाइए, 30,000 में मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म बैच है, 2026 और 27 में जब भी एग्जाम देंगे सारी सुविधाएं मिलेंगी दोनों साल। अगर आप दोनों बार प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दोनों बार दिल्ली बुला के अपने साथ रखेंगे हम मेंस की तैयारी के लिए। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म बैच पहले साल बेसिक पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है आपको हम एडवांस लेवल का तैयारी कराते हैं। तुरंत जुड़ जाइए, एजे लाइव कोड आपको याद रखना है, इस एजे लाइव कोड लगाकर ही आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, चलो। तो अब बात शुरू करते हैं कि भैया ये संयुक्त संसदीय समिति जो होती है या फिर जेपीसी, ये चीज क्या है। संयुक्त संसदीय समिति नाम की जो ये चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि संयुक्त संसदीय समिति कोई संवैधानिक या कोई कानून सम्मत चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाया गया है कि भाई ये ऐसे बनेगी, इसको बनाने में ये सारे इतने इतने सदस्य शामिल होंगे, ये इसकी शपथ होगी, ऐसा कोई प्रक्रिया कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। ये संसद का एक इनोवेशन है। ये भारत की संसद जो है वो खुद से इसको गठित कर सकती है। संयुक्त संसदीय समिति जो होती है बेटा, वो एक अस्थायी समिति होती है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये एक अस्थायी यानी कि जिसको हम कहते हैं तदर्थ समझते हैं, एड हॉक। मतलब जब यानी कि एड हॉक का मतलब क्या होता है कि किसी मुद्दे के लिए बनी है, बस। ऐसा नहीं है कि परमानेंट रह जाएगी। किसी मुद्दे की जांच के लिए बनी है, उस मुद्दे की जांच खत्म करेगी और अपना काम खत्म कर देगी। तो ये एक एड हॉक समिति है और इसमें क्या होता है, ये किसी ऐसे खास मामले की जांच के लिए बनाई जाती है। कोई ऐसा खास बिल जो राष्ट्रीय महत्व का हो, आमतौर पे भाई कोई ऐसा बिल जिसको लेकर राष्ट्रीय चर्चा हो रही हो, जिसको लेकर जो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो, उसको लेकर जो है ये बनाई जाती है। कोई ऐसा बिल हो, कोई ऐसा विवाद हो, कोई ऐसी समस्या हो, उसको लेकर ये बनाई जाती है। तो देखिए, एक बार हम लॉजिक समझते हैं इसका लॉजिक ये है कि कोई भी मामला जो चल रहा है उसकी जांच जो है, जांच एजेंसियां तो जांच करती ही करती हैं, लेकिन उसकी जांच जो है वो संसद करना चाहती है। इसका तात्पर्य यह है, संयुक्त संसदीय समिति का मतलब यह है कि यह एक तरह से संसद द्वारा जांच है।
किसी भी मामले की जांच जो है वो संसद खुद कर रही है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था मानी जाती है कि भारत की संसद ये कह रही है कि यार ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी जांच जो पुलिस कर रही होगी, सीबीआई, सीआईडी, ईडी वीडी जो कर रही होगी, लेकिन साथ में हम भी अपने सदस्यों की एक समिति बनाएंगे और हमारी समिति भी इसकी जांच करेगी। तो ये इसका कहने का मतलब है, ये इसका अभिप्राय है, ये इसकी महत्ता है। ठीक है, अब इसमें कितने सदस्य होंगे ये कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, इसकी संरचना जो है वो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन आमतौर पर संरचना जो है वो तय नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसमें क्या होता है, एक तो दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदनों की भागीदारी होती है इसमें, और आमतौर पर दोनों सदनों की सहमति भी चाहिए होती है कि या तो कोई प्रस्ताव पहले लोकसभा से पास हो, फिर राज्यसभा से, या पहले राज्यसभा से फिर लोकसभा से, या फिर आमतौर पे भाई दोनों सदनों के जो सभापति, अध्यक्ष वगैरह हैं वो आपस में बात कर लें। तो एक तरह से हो ही जाता है, क्योंकि भाई जेपीसी तभी बनती है जब सरकार मान जाती है और विपक्ष की कहने की मांग पे बनती है। तो मान लीजिए सरकार मान गई, तब तो यार सदन पूरा ही मान गया ना। तो एक औपचारिकता मात्र है कि दोनों सदनों की सहमति होगी, दोनों सदनों के सदस्य इसमें होते हैं, और आमतौर पे कोशिश यह की जाती है कि सदन के सभी वर्गों के सदस्यों को इसमें रखा जाए, यानी कि जितनी ज्यादा पार्टियों का समावेशन हो पाए, अधिकतम पार्टियां इसमें शामिल हो, यह कोशिश की जाती है। अब ऑब्वियसली सारी पार्टियां तो आप शामिल नहीं कर सकते भाई, किसी पार्टी के भाई देखिए, अगर आप कैसे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, आप एक समिति बना रहे हो, जैसे अभी कितनी समिति बनी है इसमें, लोकसभा जो आपकी वक्फ बोर्ड को लेकर बनी है, लोकसभा से 21 लोग हैं, राज्यसभा से 10 लोग हैं। तो भाई लोकसभा में कुल सदस्य 543 होते हैं, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन हर 26 लोगों पर एक आदमी बना है। अब जिस पार्टी के एक ही सांसद है या 2 ही सांसद हैं, शायद उनको प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिल पाया होगा, लेकिन अदरवाइज जो बड़े समूह होते हैं, ये कोशिश करी जाती है कि अगर संभव हो पाए तो उन सभी को का कोई ना कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल हो, कोई भी दल, कोई भी समूह, कोई भी धड़ा जो है वो छूट ना जाए। क्योंकि पॉइंट ये है ना यार कि संसद जो है ये एक तरह से सर्वदलीय है कि सभी दल जो हैं आपस में मिलकर इस जांच प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो इसमें सबकी भागीदारी, या फिर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी उतना बेहतर होगा। तो यह प्रक्रिया इसमें आमतौर पर इसमें फॉलो की जाती है। इसको काफी सारे अधिकार होते हैं। कोई जेपीसी जो होती है उसको अपने लिए साक्ष्य इकट्ठे करने का अधिकार होता है, वो साक्ष्य एकत्र कर सकती है, वो लोगों को गवाही के लिए बुला सकती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है, गवाही के लिए लोगों को आमंत्रित कर सकती है। इसकी कार्रवाई जो होती है वो गोपनीय होती है, इसकी कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है, सार्वजनिक मंच पर उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, इसकी सुनवाई का कहीं पर टेलीकास्ट भी नहीं होता। तो आप ऐसा नहीं है कि जेपीसी क्या कार्रवाई कर रही है उसके बारे में आपका उसका टेलीकास्ट कहीं देखेंगे, आप ऐसा नहीं देख पाएंगे। इसकी कार्रवाई जो है वो गोपनीय मानी जाती है। कई बार क्योंकि इसके सदस्य तो केवल सांसद होते हैं, तो भाई सांसदों के पास कोई टेक्निकल नॉलेज तो होती नहीं है। अब मान लीजिए कोई वित्तीय मुद्दा है, शेयर बाजार से जुड़ा मुद्दा है, या वक्फ के कानून से जुड़ा मुद्दा है, तो इसके लिए कई बार ये क्या कर सकती है, अपने लिए सलाहकार नियुक्त कर सकती है। मान लीजिए कोई कानूनी मुद्दा है तो किसी जाने माने वकील को या कुछ वकीलों को अपने लिए सलाहकार नियुक्त ये कर सकती है। या फिर मान लीजिए कोई शेयर मार्केट से जुड़ा मुद्दा है तो कोई मार्केट का कोई एक्सपर्ट है उसको अपने लिए सलाहकार बना सकती है, ताकि इनको जानकारी मिलती रहे, ये सब चीजें होती रहें। जेपीसी की जांच जो होती है वो उसकी अपनी रिपोर्ट देती है, और इसकी रिपोर्ट जो होती है बेटा वो बाध्यकारी नहीं होती, ये याद रखिएगा। जेपीसी की रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट केवल सलाहकारी ही होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कहा है तो वो बाध्य हो गया, सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती, केवल एडवाइजरी होती है, सरकार के लिए सलाह होती है कि आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन चूंकि कई सारी पार्टियों ने मिलकर इसमें रिपोर्ट बनाई होती है तो सरकार के ऊपर काफी नैतिक दबाव होता है कि वो इस रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। भारत में अब तक कई सारी जेपीसी बनी है। आजादी के बाद से आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक कोई जेपीसी नहीं बनी। कुल मिला के अब तक कितनी हो गई, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 6 9 जेपीसी हो गए वक्फ वाली को मिलाकर। मैं आपको एक बार बता देता हूं, सबसे पहली जेपीसी भारत में बनी थी बोफोर्स तोप का जो घोटाला हुआ था, बोफोर्स मामला जो हुआ था उसको लेकर 1987 में
भारत में पहली जेपीसी बनी थी। दूसरी जो बनी थी वो हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था, भारत के हर्षद मेहता वाला जो मामला था, शेयर बाजार में मैनिपुलेशन का जो मामला था 1992 का, हर्षद मेहता मामले पर जेपीसी बनी थी। लगभग ऐसे ही मिलते जुलते मामला था केतन पारेख का, जो शेयर बाजार में मैनिपुलेशन का मामला था सन 2001 में, उसमें भी जेपीसी बनाई गई थी। ठीक है जी। इसके बाद कोका कोला, जो एक कोला में कीटनाशक, एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें आया था कि भाई कोला में जो कोल्ड ड्रिंक्स भारत में बनती हैं उनमें भारी मात्रा में कीटनाशक हैं, तो कोला में कीटनाशक वाले मुद्दे पर सन 2003 में एक जेपीसी बनी थी। इसके अलावा 2011 में 2G घोटाला, जो 2G घोटाले का आरोप था, 2G घोटाले को लेकर 2011 में जेपीसी बनी थी। कितनी कर ली हमने? 1 2 3 4 5। ठीक है। 2G घोटाले के बाद जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला था कि भारतीय सेना को अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चाहिए थे, उस मामले में घोटाले का आरोप लगा था। जो तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष थे वो भी इसकी चपेट में आए थे। तो हेलीकॉप्टर घोटाला जो था इसकी, ये कब हुआ था? 2013 मेरे ख्याल से, हाँ 2013। अगस्ता वेस्टलैंड वाला मामला जो है ये 2013 का था, इसमें जेपीसी बनी थी। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन का जो अमेंडमेंट हुआ था, भूमि अधिग्रहण का कानून जो है उसको लेकर 2015 में जेपीसी बनी थी। और अगर हम देखें तो एक आपका प्राइवेट डेटा का की सिक्योरिटी जो है, निजी डेटा का संरक्षण, इसको लेकर एक जेपीसी बनी थी 2019 में। और अब अगर आप देखेंगे तो 2024 में वक्फ में संशोधन को लेकर, वक्फ कानून में संशोधन को लेकर एक जेपीसी बनी है 2024 में। और अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर जो आरोप लगे हैं उनकी भी जांच के लिए एक जेपीसी बनाई जाए। अब ये बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष इस मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने वाला है, बंद करने वाला है। तो इसका बस आपको इतना समझना है कि ये बेसिकली संसद का एक प्रक्रम है जिसके द्वारा संसद जो है खुद जांच करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जेपीसी के बारे में इतना ही हमको जानना था। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो भाई ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। पहले साल आपको बेसिक पढ़ाएंगे, अगले साल जो है थोड़ा सा जो एडवांस लेवल है पढ़ाएंगे। एजे लाइव कोड लगाकर अभी आपको 30,000 का मिल जाएगा। याद रखिएगा इन दोनों साल आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। एजे लाइव कोड लगा लीजिए। बैच 21 से शुरू हो रहा है लेकिन सेल केवल 15 तक है। और अगर आप जो है अपनी तैयारी जो है वो अभी करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा यह है कि आपको 2025 में एग्जाम देना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। बैच इसमें 19 तारीख से शुरू है, सेल 15 तक है। 2025 वाला बैच है प्रतिज्ञा 2.0 23,999 में ये आपको मिल जाएगा। तो आज ही जुड़ जाइए, सेल केवल 15 तारीख तक है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।